गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और कल जो अभियान स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स के पार्ट पर बहुत अच्छा रहा। आप सब लोगों ने देखा होगा, टीवी ने भी कवरेज दी है, रवीश कुमार की रिपोर्ट भी बहुत बढ़िया थी। लेकिन उनकी वो बात मुझे सही लगी कि इसको ये ना सोचें कि बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि ये बहुत छोटा अंश है कि सरकार ने थोड़ा सा प्रिटेंड किया है कि उसने ध्यान दिया है। अब ये नहीं पता 1 महीने बाद सरकार इस पर काम करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि एज सच आश्वासन किसी बड़े मंत्री ने या किसी बड़े हेड ने नहीं दिया। सिर्फ ये तो लिखित में हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो कह रहे हैं 1 महीने बाद इसका रिजल्ट जो है उसके ऊपर काम करेंगे। तो ठीक है, उम्मीद कर सकते हैं एक किरण शायद दिखाई दी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार सुधर गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार को अपना ढर्रा बदलने में टाइम लगेगा और ये शिक्षित लोग इस ढर्रे को बदल पाएंगे। कल मैं रवीश कुमार और बहुत सारी रिपोर्ट्स देख रही थी, तो सब लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी पॉजिटिव बात ये थी कि इतने लोगों ने ट्वीट किया, इतने स्टूडेंट्स ने, लेकिन भाषा का बहुत संयम रखा गया, अभद्र भाषा का नहीं यूज किया गया। ये दिखाता है कि लोग पढ़े लिखे हैं। जैसे शिक्षित इंसान अपनी बात को कहते टाइम इस बात का खास ध्यान रखता है कि मैं ऐसी भाषा का यूज ना करूं जिससे कि मेरे ऊपर ब्लेम लग जाए कि भाई ये गलत तरीके से काम कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं भी गलत भाषा का यूज होता है, सरकार किसी भी चीज को बैन करा देती है, तो फिर तो अपनी बात रखने का प्लेटफॉर्म भी हम खो देंगे ना। इसलिए कभी भी जब भी आप सरकार के खिलाफ या किसी भी इंसान के खिलाफ कोई भी बात रखें, तो इस चीज का खास ध्यान रखना होता है कि हमारे शब्दों की एक सीमा होती है, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं उनकी बात सुनी जाती है, जो नहीं समझते, हिंसात्मक कुछ करते हैं, गलत भाषा का यूज करते हैं, फिर उनको सब अनदेखा करते हैं। और कहीं ना कहीं इससे परिचय मिलता है आपके परिवार का भी। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा हमेशा कभी भी हम लिखें कहीं सोशल साइट पर या बोलें तो वो थोड़ी सी इस तरह की हो कि ये दिखे कि आपकी परवरिश ठीक ठाक से माहौल में हुई है और आपके माँ बाप जो है उन्होंने आप में संस्कार दिए हैं। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ कि चीजें ठीक शायद लंबे टाइम में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और मान लीजिए हमें इसका फायदा नहीं मिलता है, तो आने वाले जैसे कई लोग, मैं पढ़ रही थी कल भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स लिख रहे थे कि 2024 में मोदी जी को इसका जवाब देंगे। मैंने आज सुबह भी बैच में यही कहा था कि मोदी जी को कोई जवाब नहीं देना। मोदी जी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हम उनको हरा भी देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 सालों में पूरी पार्टी के हर एक आदमी ने इतना पैसा जरूर इकट्ठा कर लिया कि उनकी पुश्तें बैठ के खाएं। जिनकी शादी बीवी बच्चे नहीं है वो आराम से पूरा जीवन काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं कर सकता उनके जीवन पे। हम अपने जीवन के प्रति जो है वो सोचें कि हम क्या करेंगे। और 4 साल बाद अगर उनके रिजल्ट को आप खराब कर भी दोगे तो उन 4 सालों में अपना जीवन भी तो बर्बाद कर लिया। हमें अपने जीवन के ये कीमती साल नहीं गंवाने। किसी भी युवा के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम होता है ना, वो होता है 18 से लेके 25 तक का। अगर लंबा खींचे तो 30 तक का, क्योंकि 30 के बाद तो नौकरियां वैसे ही खत्म बराबर हैं, ना के बराबर हैं। फिर कंपटीशन में टिकना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि एक एज फैक्टर होता है। धीरे धीरे आपका जो मेंटल लेवल है ना, जो याद करने की क्षमता है, वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग मोड पे आने लगती है। तो सबसे आसान नौकरी लगना है जब 18 से 25 साल के हैं, क्योंकि उस टाइम आपके दिमाग की क्षमता अपनी लाइफ के पीक पर होती है। आप सबसे ज्यादा समझ पाते हैं, सबसे ज्यादा सीख पाते हैं और याद कर पाते हैं। तो 4 साल बाद आप किसी पार्टी का बुरा करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते उनका। आप अपना भलाई का काम कर लीजिए, खूब पढ़िए, शिक्षित बनिए, तर्क देने सीखिए। आप सही को सही और गलत को गलत पहचानना भी और बोलना भी सीखिए। ठीक है, चलिए कल हम लोगों ने बातचीत की थी इस देश में एक बहुत बड़ी साम्राज्य के स्वामी जो रहे अकबर। अकबर के जीवन काल पे हमने दृष्टि डाली और हमने देखा था कि कैसे अकबर एक नॉर्मल सा राजा था, पहले अनपढ़ था, कोई खास बहुत अच्छी परवरिश भी नहीं हुई, लेकिन फिर उसके बावजूद भी कैसे ज्ञान हासिल किया। जो ज्ञानी है ना वो इतिहास में अपना नाम कर ही जाएगा। मूर्ख हुए हैं ढेर, लेकिन उनका नाम नहीं है, और नाम है तो कोई इज्जत के साथ ना पढ़ता ना पढ़ाता। अकबर अनपढ़ था, लेकिन बहुत सारी किताबें अकबर महान लिखती हैं। महान क्यों कहते हैं, अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं सभी लोग, क्योंकि अकबर ने धर्मांधता की नीति का फॉलो नहीं किया, जैसा कि इसके पूर्वजों ने बहुतों ने किया था, इससे पहले भी हुआ था। इसने पढ़ाई लिखाई ना होने के बावजूद, अनपढ़ होने के बावजूद ज्ञान ग्रहण किया और चीजों को समझा। इसने किसी भी चीज को बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लिए, अपनी समझ पैदा की। और समझ पैदा करके ही इंसान ज्ञान हासिल करता है। और ज्ञान हासिल करने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो पढ़ने से आएगा या सुनने से आएगा। अब पढ़ने का मतलब नहीं था, क्योंकि ये राजपाट में आ चुका था महज 14 साल में, तो अब सुन के ज्ञान ग्रहण करने के लिए ही तो इसने एक बहुत बड़ा इबादत खाना बनवाया था। स्टार्टिंग में यहाँ सिर्फ इस्लाम धर्म को जानने वाले, जिनकी पकड़ थी इस्लाम धर्म पर, ये लोग आते थे और ये सारी बातें करते थे। जैसे हिंदू धर्म का होना एक बात है, लेकिन हिंदू धर्म की समझ होना दूसरी बात है। हम सब हिंदू हैं, लेकिन हमें में से 99.9% लोगों को हिंदू धर्म का कुछ नहीं पता। तो ऐसे ही इस्लाम धर्म जो है ना, इसकी समझ हर मुस्लिम में नहीं है। तो इबादत खाने में ये जो इस्लाम धर्म के ज्ञाता लोग थे, इनको इन्वाइट करता, उनके साथ बहस करता और बहुत सारी बड़ी बड़ी बातों पर चर्चाएं चलती हैं, कई कई दिन तक चर्चाएं चलती रहती। इन सबको सुनने के बाद धीरे धीरे अकबर के दिमाग का विकास हुआ, सही को सही समझने लग गए, गलत को गलत, इस धर्म में क्या अच्छाई है क्या बुराई है। स्टार्टिंग में ये सिर्फ अपने धर्म से जुड़ा हुआ था, इस्लाम से। 15 कब का था ये, 75 का था ना, लेकिन इसके 3 साल बाद 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। और जब सभी धर्म इसमें आने लग गए, सभी धर्मों के जो ज्ञाता लोग थे वो आने लग गए, तो इसमें हिंदू धर्म के लोग भी आए, इसमें जैन भी आए, इसमें यहूदी भी आए, इसमें सिख भी, सारे बताए थे मैंने आपको। तो इसने देखो, हरि विजय सूरी याद करो, जैन धर्म का बड़ा आदमी था। एक मोनसेरात था, अकाबी, कई नाम बताए थे आप लोगों को, पुरुषोत्तम है, देवी है, अलग अलग धर्मों के ज्ञानी। एक जगत गुरु इंपॉर्टेंट बताया था, जगत गुरु जो ये जैन धर्म वाले थे, हरि विजय सूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब आते हैं। तो धीरे 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 इसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्म फाइनली एक ही बात करते हैं कि मानवता के लिए काम करो। इसने अपने साम्राज्य को खूब बढ़ाया और इसने जो अपने वैवाहिक संबंधों से आसपास के सारे राजाओं को अपनी तरफ एक तरह से आकर्षित भी किया। और धीरे धीरे करके हमने देखा था कि किस तरह से हिंदू राजपूत कन्याएं जो थी, उनके पिताजी ने भी इनके साथ एक अच्छा रिश्ता मेंटेन किया, जिनमें कि हमने देखो कई नाम पढ़े थे। जोधा बाई का नाम भी था, जोधा महल मैंने बताया फतेहपुर सीकरी में, वहां आज भी वो है जगह एज इट इज है, जहां कभी तुलसी का पौधा लगा करता था। तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि इसने समझ आने पर गलत डिसीजंस नहीं लिए, और इसीलिए अकबर महान कहलाता है। अकबर ने स्टार्टिंग जब की तो आगरा से ही की, क्योंकि इसके पिताजी भी आगरा में ही थे। आगरा में इसने कामकाज शुरू किया, लेकिन फिर बाद में इसने फतेहपुर सीकरी बसाया, आगरा से 36 किलोमीटर दूर, और फिर वहां अपनी राजधानी ले गया।
आज भी फतेहपुर सीकरी देखने लायक जगह है, टूरिस्ट जाते हैं बहुत सारे। इनके घर में जब भी बेटे जन्मे तो बहुत यंग एज में ही मर जाते थे, इसलिए इन्होंने सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे चादर चढ़ाई और उन्हीं के आशीर्वाद से इनके घर में बेटे का जन्म हुआ। जो बेटा जन्मा था, जो जिंदा बचा और जिसकी लंबी उम्र चली, वही है अगला बादशाह जिसका नाम पड़ेगा जहांगीर। आज हमें ये पढ़ना है। मैंने कल आप लोगों को कुछ सन भी याद करने का काम दिया था। 1562 2 था पीछे, दास प्रथा का अंत। 63 में 3 था, तीर्थ यात्रा की समाप्ति। अकबर के थे सारे। 1564 में जजिया कर की समाप्ति। 1571 में फतेहपुर सीकरी बसाया इसने। 75 में फतेहपुर सीकरी के अंदर ही इबादत खाना बनवाया। 78 में सब धर्मों के लिए खुलवा दिया। 79 में मजहर की घोषणा, यानी सुनूंगा सबकी लेकिन लास्ट डिसीजन मेरा चलेगा। 82 में इसने अपना धर्म चला दिया, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही या इलाही धर्म कह लीजिए, जिसको इसके नवरत्नों में से सिर्फ 2 ने अपनाया। एक फैजी जो अबुल फजल का बड़ा भाई है, जो इसका राजकवि है, और दूसरा एक हिंदू जिसका नाम था महेश दास, ब्राह्मण था, इसने उसको नाम दिया था बीरबल, जो इतना डिवोटेड था इसके प्रति कि इसके खिलाफ जब यूसुफ जाइयो ने विद्रोह किया, उस विद्रोह को दबाने गया और वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी, उसी में उसकी हत्या कर दी गई थी। हमने पढ़ा था इसके नवरत्नों में हिंदुओं के बारे में। बीरबल एक टोडरमल था, इसका अर्थ मंत्री, वित्त मंत्री। मुल्ला दो प्याजा अब्दुल रहीम खाने खाना, जो किसका बेटा था, जो कि इसका पहले संरक्षक भी था, बैरम खां का बेटा। तो ये सब चीजें मैंने आपको कल पढ़ाई थी। फिर पढ़ाया था 1585 में अपनी राजधानी को उठा के लाहौर ले गए। लाहौर इनकी राजधानी थी। फिर 1601 में असीरगढ़ का जो युद्ध था वो इनके जीवन का अंतिम युद्ध था, और 1605 में ये एक्सपायर हो गए, इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के ही साथ साथ इनके बेटे का राज्याभिषेक हो गया, जिसका नाम है अगले राजा के रूप में जहांगीर। आज हमारा टारगेट है जहांगीर के ऊपर बातचीत करना। कौन है जहांगीर? अकबर का पुत्र है, तो कायदे से इसी का हक बनता है। जहांगीर जो है ना, इसने 1605 में राजपाट संभाला और फिर ये जब तक जिंदा रहा 1627 तक ये मुगल साम्राज्य का बादशाह कहलाया। जो इसकी लास्ट सांस थी वो मुगल बादशाह के रूप में ही इसने ली। ये 1605 में जब यहाँ का हेड बना, मुगल बादशाह जब इसके पास आई, तो उस टाइम इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक इनका डंका बजता था, पूरा इलाका। इसके पिताजी ने इतना बड़ी प्रॉपर्टी जुटा के इसको दी थी कि इतना टैक्स आता था, इतनी बड़ी सेना, एक बहुत बड़ा साम्राज्य का स्वामी था जहांगीर। जहांगीर जो है, ये जब बचपन में जन्मा तो मैंने कल भी जिक्र किया था, इनके पिताजी ने इसको नाम दिया था शेखू बाबा। शेखू बाबा क्यों कहते थे? क्योंकि शेख इन्हीं का नाम था सलीम। क्यों? क्योंकि जब इनका जन्म हुआ तो आशीर्वाद लिया गया था शेख सलीम चिश्ती से, तो उन्हीं के नाम के शॉर्टकट में शेखू बाबा और सलीम इनका नाम पड़ा था। बचपन में ठीक ठाक अच्छे घर में जन्म लिया अकबर का जो बेटा है, तो बादशाह के बेटे को तो अच्छा जीवन मिलेगा ही मिलेगा। जब ये बड़े हुए, पिताजी का लास्ट समय आया, तो इनका राज्याभिषेक हो गया उनकी डेथ के बाद। राज्याभिषेक के बाद इन्होंने कामकाज संभाला और कुछ खास चीजों के लिए ये जाने जाते हैं, जिनमें इनके राजपाट में सबसे इंपॉर्टेंट एक रोल एक तो इनका था, एक इनकी पत्नी का नाम था, जिनका नाम था नूर जहां, जहांगीर। इनकी पत्नी के नाम में भी नूर जहां इन्होंने खुद रखा था। उनकी कहानी सुन लो। एक आदमी था शेर ए अफगान। शेर ए अफगान ये अफगानिस्तान साइड का था। आपको याद है ना कि पुराने टाइम में हमारे यहाँ अफगानिस्तान के पठान भी रह रहे थे, हमने पढ़ा था तुर्की लोग भी थे, यहाँ मंगोल भी थे। तो इंडिया एक मिक्स सा देश बन गया था, अलग अलग प्रजाति के लोग यहाँ पे रहते थे। तो एक शेर अफगान था। इस शेर अफगान ने शादी की थी एक महिला से जिसका नाम था मेहरू निसा। इसकी और मेहरू निसा इनकी शादी हुई थी। मेहरू निसा के पिताजी थे मिर्जा गयास बेग और इनकी माँ थी असमत बानो बेगम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आगे जानते हैं। तो इन दोनों की शादी हुई। शेर अफगान ने कहते हैं पुराने टाइम में एक शेर को मारा था इसने, जिसे शेरशाह सूरी, इसलिए इसका नाम शेर अफगान था। अब ये एक्जैक्टली हुआ था कि नहीं हुआ था किसी को नहीं पता। ये क्यों इंपॉर्टेंट है नाम? क्योंकि मेहरू निसा और शेर अफगान की डेथ के बाद, जब इसकी, कई लोग कहते हैं कि इसको मरवाया था जानबूझ के जहांगीर ने, कई कहते हैं कि इसकी डेथ हो गई थी, जो भी हुआ होगा, इसकी डेथ के बाद मेहरू निसा आ गई। अकबर की पत्नी थी एक सलीमा बानो बेगम, उनकी केयर टेकर, एक तरह से उनकी दासी के रूप में मान लीजिए या केयर टेकर के रूप में। तो ये राजमहल में रहने लग गई। 3-4 साल बाद कोई नवरोज के उत्सव जो बलबन ने शुरू किए थे ना, उस उत्सव के दौरान मेहरू निसा को जहांगीर ने जब देखा तो उसको लगा कि महिला दासी के रूप में काम करने लायक नहीं है और ये तेज दिमाग महिला थी, तो उन्होंने इससे शादी कर ली। जहांगीर ने एक विधवा महिला से शादी कर ली। कौन है ये? मेहरू निसा। किसकी पत्नी थी? शेर अफगान की। और इसका नाम भी बदल दिया, इसका नाम कर दिया नूर जहां। और नूर जहां एक बहुत चालाक, समझदार, तेज दिमाग महिला होने का फायदा इसकी फैमिली को, इसको सबको मिलेगा। तो नूर जहां अब मल्लिकाए भारत कहलाएगी। यानी कहां तो देखो, छोटे से एक अफगानिस्तान से बिलोंग करने वाली किसी कम्युनिटी के एक अमीर की पत्नी थी, जिसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंस भी नहीं थी इतिहास में, लेकिन उसके मरने के बाद जब इसका आना महल में हुआ और वहां फिर जो है इस पे नजर पड़ी जहांगीर की, और फिर ये जहांगीर की पत्नी बन गई। और इतना बड़ा नाम है कि सिक्कों पर नूर जहां और जहांगीर की पिक्चर चलती थी। ये कितनी बड़ी बात है कि सोने के सिक्के जब बनते थे तो उस पर नूर जहां और जहांगीर दोनों की पिक्चर रहा करती। ये कहावत बन गई कि नूर जहां का सिक्का होता है। जब कोई खास बड़ा राजसी फरमान जारी किया जाता, तो जैसे फरमान लिखा जाता फारसी भाषा में, तो उस पर एक तरफ साइन नूर जहां के चलते थे। यानी इसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी कि इसके साइन चलते थे उस टाइम में। तो देखो, तेज दिमाग महिला रही होगी। ये दोनों शादी हो गई इनकी। अब नूर जहां के पिताजी की भी इंपॉर्टेंस देखो। इनके पिताजी हैं मिर्जा गयास बेग। इनके पिताजी हैं मिर्जा गयास, कहीं कहीं गियास लिखा है, बेग। इनके पिताजी को दरबार में एक ऊंची जगह बैठा दिया जहांगीर ने और एक उपाधि से नवाजा। ये उपाधि थी एतमाद उद दौला। ये उपाधि है एतमाद दौला। एतमाद दौला इकट्ठा भी लिख देते हैं और एतमाद उद दौला भी लिख देते हैं। ये उपाधि है। ये उपाधि किसको दी गई है? मिर्जा गयास बेग को। किसके पिताजी हैं ये? मेहरू निसा के, जो किसकी पत्नी थी? शेर अफगान की। अब किसकी पत्नी है? वो जहांगीर की। तो जहांगीर की पत्नी यानी ये जहांगीर के ससुर है मिर्जा गयास बेग, जिनको कौन सी उपाधि दी गई? एतमाद उद दौला। और जब ये एक्सपायर हुए ना, जब ये एक्सपायर हुए तो नूर जहां ने अपने पिताजी के लिए एक बहुत सुंदर मकबरा बनवाया। बहुत ही सुंदर चबूतरे पे मकबरा बनवाया गया। और इस मकबरे की खासियत है, अब तक इंडिया में अकबर मर चुका है, हुमायूं मर चुका है, बाबर जा चुका है, लेकिन उनके टॉम्ब में ये काम नहीं हुआ जो इस आदमी के टॉम्ब
टॉम्ब में, इस आदमी के मकबरे में हुआ। इसके मकबरे में जो दीवारें थी ना, जैसे मान लीजिए दीवार है, इस दीवार पे जड़ाऊ काम किया गया, मान लो ऐसे पत्तियां सी काट दी गई इस तरह से, जैसे दीवार को अंदर से पत्तियों और फूलों की शेप में खाली करके, और इसमें फिर कीमती नगीने, कीमती बहुत कीमती, जिनकी कीमत उस टाइम में करोड़ों रुपए, बहुत महंगे महंगे मोती और इस तरह के महंगे पत्थर जो चमकते थे, ये भरे गए, ये दीवार के अंदर जड़े गए हैं। इसे कहा जाता है पित्रादुरा शैली। पित्रादुरा, इसी को हिंदी में ऐसे भी लिख देते हैं, पित्रादुरा शैली। ये पेपर में आता है क्वेश्चन, इंडिया में कौन सा मकबरा फर्स्ट टाइम पित्रादुरा शैली का एग्जांपल दिया गया? बाद में तो बहुतों में हुआ, ताजमहल में भी है। ताजमहल आप देखने जाएंगे ना, तो आपको अगर आप गाइड करेंगे तो बताएगा कि जो आपको ताजमहल में चमकता हुआ कुछ कुछ दिखेगा, कहीं काला, कहीं नीला, कहीं लाल, वो बताएंगे कि ये विदेशों से मंगवाएगा, कीमती पत्थर है जिनकी कीमत उस टाइम लाखों में थी, वो जड़े गए हैं ताजमहल में। अंदर आप कभी जाओगे ना तो पूरी कलाकारी आपको देखने को मिलेगी। वो पित्रादुरा का पहला एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे नूरजहां के पिता, जिनका नाम क्या था, मिर्जा गयास बेग के टॉम्ब में, इनके मकबरे में पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। अब इसके बाद तो ढेरों एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये पहला एग्जाम्पल है आपके देश में पित्रादुरा शैली का, कि दीवार प्लेन होती है, उस दीवार को पहले अंदर से खोखला करना, काटना किसी पत्थर, फूल, पत्ती या किसी भी शेप में, फिर उसके अंदर भर देना कीमती नगीने, कीमती गहने, ये मतलब पत्थर, गहने ऐसा नहीं लेकिन पत्थर, जेम्स जिनको बोलते हैं। ये पित्रादुरा शैली का पहला एग्जाम्पल है आपके देश में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो पिताजी को कैसे क्या बना दिया नूरजहां ने। अब नूरजहां की माँ की बात करते हैं। इनकी माँ का नाम था अस्मत बानो बेगम। अस्मत बानो बेगम इनकी माँ। अब भाई ये मल्लिकाए हिंदुस्तान की अगर माँ है तो इनकी भी तो इंपॉर्टेंस है। ये यहाँ पे आई, आराम पूर्वक इन्होंने जीवन जिया और इन्होंने शौकिया इत्र बनाने की कला, इत्र बनाने की विधि, इत्र मतलब परफ्यूम बनाने की टेक्निक खोज ली, और इन्होंने गुलाब से, गुलाब में तो बहुत अच्छी खुशबू होती है ना, गुलाब से पहली बार परफ्यूम बनाया। इससे पहले परफ्यूम ऐसा था नहीं, परफ्यूम की समझ हमें नहीं थी। हमारे पुराने जो ये मौर्य और गुप्त, इस टाइम में परफ्यूम नहीं था, परफ्यूम आ गया। तो ये जो इत्र देन है ना, जो आज जगह जगह परफ्यूम देखते हैं, ये इत्र देन है किसकी? नूरजहां की माँ अस्मत बानो बेगम ने फूलों से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। तो इसकी माँ भी इंपॉर्टेंट है, इसके पिताजी भी इंपॉर्टेंट है। इसका पहला पति कौन था? वो शेर अफगान। उसकी और इसकी एक बेटी थी, उस बेटी से इसने शादी करवाई अपने ही अगले, जैसे इसने सबसे पहले शादी किससे की थी, देखो जरा, ये रहा शेर अफगान था ना, और मेहरुनिसा, इन दोनों की बेटी थी। अब पति मर गया लेकिन बेटी तो इसी के साथ है, फिर अपनी बेटी की शादी ये आगे करवाएगी जिससे वो अगला बादशाह बनेगा। ठीक है, तो अपनी मतलब पूरी फैमिली, अपने भाई की बेटी को भी इसने सेटल कर दिया, अपनी बेटी को भी, सबको, पूरे खानदान को, पिछले वाले को, अगले वाले को, सबको सेटल कर दिया। नूरजहां एक बहुत समझदार चालाक महिला थी, और जहांगीर का भी बड़ा नाम है। क्यों? क्योंकि जहांगीर ने, एक तो पॉइंट मैंने बताया अपनी पत्नी से जोड़ के सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। दूसरा, जहांगीर जाना जाता है, इसने एक न्याय की जंजीर लगवाई। ये न्याय की जंजीर क्या है? न्याय की जंजीर एक सोने की चेन, बहुत भारी भरकम जंजीर, कोई छोटी मोटी, बहुत भारी भरकम जंजीर थी। और मान लीजिए ये आगरा का किला है, बहुत बड़ा किला है, जैसे दिल्ली में लाल किला है, ऐसे आगरा में भी लाल किला है ना। आगरा का किला जिसको किसने बनवाया था? अकबर ने। दिल्ली का लाल किला बाद में बनेगा, जहांगीर का बेटा बनवाएगा शाहजहां। जो आगरा का किला है या आगरा का लाल किला है, उसको बनवाया है अकबर ने। अकबर ने ही फतेहपुर सीकरी बसाया था, अकबर ने ही लाहौर राजधानी बनाई, उससे पहले भी बनी, लेकिन अकबर की पूरी चीजों के ऊपर अब ये काम कर रहा है। जो आगरा का किला है ना, मान लीजिए ये आगरा का किला, यहाँ से यहाँ एक बेल लगी हुई है, यहाँ एक बहुत बड़ी सी बेल लगी हुई है। इस बेल की चेन है, हम मान ले चेन, दूर सोने की पूरी चेन, और वो चेन चली गई। यहाँ एक, जैसे जब राजमहल बनते थे ना, तो उनके बाहर शाही बुर्ज, बुर्ज मतलब होता है भारी भरकम पिलर्स। जैसे आज जब आप देखें बिल्डिंग्स बनती हैं तो भारी भरकम पिलर्स पे खड़े किए जाते हैं ना बहुत सारी चीजें, ऐसे ही उस टाइम पिलर्स हुआ करते थे, इनको बुर्ज कहा जाता था। तो एक शाही बुर्ज था, भारी भरकम एक पिलर था इनके महल का, वहां से लेके ये दूर जाके एक सोने की चेन, पूरी भारी भरकम जंजीर थी, और ये जाके पड़ी हुई थी यमुना। मान लीजिए यमुना है, इसके तट पे एक खंबा पत्थर से, पूरा पत्थर को बना के और एक खंबे की शेप में खड़ा किया गया, और उस पे वो चेन बांध रखी थी। यानी वो इतनी ढीली छोड़ रखी थी कि कोई आदमी उसको जाके खींच सकता था। अब किसी को कोई भी शिकायत करनी है अगर राजा से, मान लीजिए किसी को किसी ने चीट कर दिया, किसी की कोई प्रॉपर्टी हड़प गया, किसी के साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, तो उस कंडीशन में राजा के पास सुनवाई होती थी। तब तो न्यायाधीश राजा था। आज तो आप पुलिस के पास जाते हैं, आज आप न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन तब तो राजा ही सर्वोपरि था ना। तो वो जाएगा आदमी, और किले में नहीं जाएगा, वो जाके सीधे यमुना तट पे जाएगा, और यमुना तट पे जाके वो जो खंबे में लटकी हुई जंजीर है उसको खींचेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये मान लो कि पार्क में जैसे झूले होते हैं ना, आपने देखा होगा, पार्क में झूले जो बच्चे झूलते रहते हैं, उसमें देखना नीचे जो फट्टा टाइप लगा होता है, उसके साइड में लोहे की जंजीर सी होती है, जिनको पकड़ के बच्चे तेज से झूलते हैं, उसी टाइप की जंजीर थी यहाँ पर। तो वो जाएगा और इस खंबे पे लगी हुई जंजीर को खींचेगा। तो वो जंजीर जब खींचेगी तो वो घंटी यहाँ बजेगी। ये घंटी कहाँ है? आगरे के किले में। तो एक आदमी फिर वहां से बजा के, जैसे 10-5 मिनट लगेंगे आदमी को आने में, तो 10-5 घंटी बज गई, तो एक आदमी ऑन ड्यूटी आ गया कि भाई कोई ना कोई शिकायत करता आएगा। अब वो यहाँ आके खड़ा हो जाएगा, जिसकी शिकायत है वो नीचे आके बताएगा कि जी मेरी जमीन किसी ने छीन ली, या जी मेरा कोई जो है किसी ने गलत कुछ भी गलत कर दिया, या मेरे घर में पड़ोसी ने चोरी कर ली। तो यहाँ पे ना डिपार्टमेंट बटे हुए थे न्याय के लिए कि भाई अगर जमीनी विवाद है तो ये आदमी सुनेगा, अगर कोई शादी ब्याह का विवाद है तो ये आदमी सुनेगा, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये आदमी। तो एक आदमी आएगा, वो उसकी प्रॉब्लम को सुनेगा, और फिर वो जाके कंसर्न डिपार्टमेंट में बताएगा कि सर ऐसे ऐसे एक आदमी आया हुआ है, उसके घर में चोरी हो गई। तो चोरी वाले जिसको काम सौंपा है ना, वो आके उसकी पूरी फरियाद सुनेगा और फिर डिसीजन लेगा कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात थी, और इसी को कहते हैं न्याय की जंजीर। इतिहास में फेमस है ये। अकबर ने न्याय बहुत अच्छे किए, लेकिन कोई जंजीर नहीं लगवाई। अगर एग्जाम में आ जाए न्याय की जंजीर किसकी देन है, तो आप टिक करोगे जहांगीर की देन है न्याय की जंजीर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी चीज हो गई, पहला इसकी पत्नी से जुड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया मैंने, दूसरा न्याय की जंजीर। कहां लगी हुई है ये? यमुना नदी पे एक खंबे में गाड़ रखी थी, और कहां सुनते थे इसको? आगरा के किले में। ठीक है, थर्ड, इसके बाद इंपॉर्टेंट है, इसके टाइम में बहुत ज्यादा आगे बढ़ी चित्रकला। चित्रकला मतलब पेंटिंग।
पेंटिंग कहते हैं कि ये पेंटिंग्स का स्वर्ण काल था। इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई जितनी इससे पहले नहीं बनी और फिर दोबारा भी नहीं बनी। इसके बाद राजा बहुत बड़े बड़े आए, लेकिन इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स किसी ने नहीं बनाई। खुद शौकीन था, आदमी को जिस चीज का शौक होगा उसको बढ़ावा भी देगा ना। ये अपने आप इसने अपनी जो ये जहांगीर है अपनी इसने लिखी थी आत्मकथा, जिसमें इसने लिखा खुद कि अगर कोई भी पेंटर, मान लीजिए 5 पेंटर मिलकर एक पेंटिंग बनाते हैं जानबूझ के कि भाई देखें कोई बता पाएगा कि नहीं, और एक कोई चित्र बनाते हैं, उस चित्र में मान लीजिए कोई आदमी का चित्र, राजा का चित्र बनाया, आंख किसी ने बनाई, नाक किसी ने बनाई, कंधे किसी ने बनाए, हाथ किसी ने बनाए, उसके पैर किसी ने बनाए, तो इसका कहना था कि मैं देख के बता दूंगा कि ये हाथ उस कलाकार ने ड्रॉ कर रखे हैं, ये आंख उस कलाकार ने, और ये कदकाठी उस कलाकार ने। मतलब कितनी ज्यादा पहचान थी कि ये एक आदमी अगर 5-10 लोगों ने मिलकर बनाया तो बता देगा कि ये अब्दुल समद ने बनाया है, ये दसावन ने बनाया है, जो जो इनके नाम थे, या मंसूर ने बनाया है। इसकी कितनी बेहतर पकड़ रही होगी उस पेंटिंग पे। तो पेंटिंग में इसका इंटरेस्ट कितना, आदमी किस चीज में ज्यादा आगे बढ़ावा देता है, किस चीज को जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, इसलिए इसका टाइम चित्रकला का बेस्ट काल था। तो न्याय की जंजीर इंपॉर्टेंट है, चित्रकला का स्वर्ण काल इंपॉर्टेंट है, और इसका ये जो इसकी वाइफ और ये सारा किस्सा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए। एक आदमी था जिसका नाम था आगा रजा, कहीं कहीं आपको आका रिजा भी लिखा मिल जाता है, आका रिजा कई किताबों में, वो यही है। इसके अंडर इसने एक बहुत बड़ी चित्रशाला बनवाई थी। चित्रशाला जैसे पाठशाला होता है ना, स्कूल, ऐसे पेंटिंग की पूरी एक गैलरी, पूरी गैलरी, जैसे आज मॉडर्न आर्ट और इन सब के लिए गैलरीज हैं दिल्ली में, आर्ट गैलरी, जहां लोग अपनी पेंटिंग्स को दिखाते हैं, फिर प्रदर्शनी लगती है, ऐसे इसने चित्रशाला बनवाई पूरी, कि जहां चित्र ही चित्र बनाए जाते थे। ये आका रिजा ही आगा रजा है। ये एक बहुत बड़ा आदमी था जिसके अंडर, जिसको काम सौंपा इसने कि भाई तुम चित्रशाला बनाओ। तो जहांगीर का टाइम पीरियड मेनली जाना जाता है न्याय की जंजीर के लिए, इसकी पत्नी नूरजहां के लिए, और फिर एक और क्या बताया मैंने, चित्रकला का शौकीन था। स्वर्ण काल था चित्रकला का इसका काल, बढ़िया टाइम पीरियड बीता। इसी के टाइम में हमारे इंडिया में विदेशी आने लग गए। एक कंपनी का आप सबने नाम सुना होगा, BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी कहीं लिखा है 1599, कहीं लिखा है 1600। कारण है 1599 के दिसंबर में बनी थी, तो इसलिए 1600 कह देते हैं। सन 1600 में एक कंपनी बनी ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, महारानी ब्रिटेन से इजाजत लेके, जिसने अपना नाम रखा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने टारगेट बनाया कि भाई इंडिया के आसपास व्यापार करेंगे। तब तक हमारे यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा थे, पुर्तगाली खैर इंडिया तक पहुंच चुके थे। ये स्पेशल इंडिया को टारगेट करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, और इन्होंने पता किया कि इंडिया में किसका राज चलता है। तो सन 1600 में हमारे यहाँ अकबर का राजशाह, मतलब अकबर राजकाज संभाल रहा था। तो अकबर तो बादशाह था, जिसका डर था बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा तेज दिमाग और समझदार, बेशक अनपढ़ लेकिन बहुत ज्ञानी आदमी था। तो इस कंपनी की हिम्मत नहीं हुई कि आए और इंडिया में व्यापार करे। इसने कोशिश की कि चलो व्यापार का इनिशिएटिव लेते हैं 5 साल बाद, लेकिन 5 साल बाद वो आदमी तो मर चुका था जिसका नाम इन्होंने सुना था। इन्होंने फाइनली डिसीजन लेते 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 और 3 साल बिता दिए, और 1608 में पहली बार इंडिया में फर्स्ट टाइम एक विदेशी व्यापार की परमिशन के लिए ब्रिटेन से आया। ब्रिटेन से पहले भी लोग आए थे, लेकिन व्यापार की परमिशन लेने कोई नहीं आया था। ये पहला BEIC का आदमी है जिसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस के आज प्रेशर कुकर होते हैं घर में, जो कुकर होता है सब्जी बनाने वाला, वो हॉकिंस नाम के। तो हॉकिंस एक आदमी का नाम था। ये ब्रिटिश इन्होंने जो कंपनी के आदमी थे, मालिक थे, इन्होंने भेजा कि भाई कैप्टन हॉकिंस तुम जाओ, मिलो जरा, ये कौन अकबर है, उससे पूछो, परमिशन ले लो कि क्या व्यापार कर ले। अब आदमी 1608 में आया, लेकिन तब तक तो अकबर स्वर्ग सिधार चुके थे, क्योंकि अकबर तो एक्सपायर हो गए हैं 1605 में। तो वहां से कैप्टन हॉकिंस सोच के आता है कि मैं अकबर से मिलूंगा, लेकिन यहाँ कौन बैठा मिला उसको, जहांगीर। तो इनकी मुलाकात होती है जहांगीर से। अब जहांगीर ये बहुत चालाक थे अंग्रेज, ये ना तुर्की भाषा और इस तरह की भाषा सीख के आए थे ताकि इसको इंप्रेस कर सकें। भाई इसके पूर्वजों की भाषा तुर्की, तो तुर्की वाली तो टर्किश भाषा बोलते थे ना वो लोग, जो तुर्की देश है वहां के इनके पूर्वज थे। याद करो तुजू के बाबरी, जो बाबरनामा लिखी है वो तुर्की भाषा में लिखी है। अकबर ने फारसी को इंपॉर्टेंस दी थी, वरना पहले तुर्की भाषा ही चलती थी। तो ये कैप्टन हॉकिंस है तो विदेशी अंग्रेज, लेकिन जानबूझ के तुर्की भाषा सीख के आया और इसके सामने इसने तुर्की में बातचीत की, तुर्की भाषा में। तो बहुत अच्छा लगा जहांगीर को, जहांगीर इससे बहुत इंप्रेस हुआ। ये जो है इसने इसको कई साल, 4 साल यहाँ काटे इसने, 1608 में आया 1611 तक रहा, लेकिन जहांगीर ने इसको एज सच परमिशन नहीं दी। इसने कहा तुम यहाँ रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं। 400 का मनसब दे दिया। मनसब याद है, मनसबदारी प्रथा बताई थी, अकबर की चलाई हुई थी कि भाई आप 400 के मनसबदार हैं, आप 10,000 के, आप 2,000 के, आप 5,000 के। इससे आदमी के रैंक का अंदाजा लगता था। तो एक विदेशी आता है तुर्की भाषा में अच्छे अपना बढ़िया इंप्रेस करता है राजा को, और परमिशन लेना चाहता है कि सर क्या यहाँ व्यापार कर ले, क्योंकि आपकी टेरिटरी परमिशन नहीं मिली, लेकिन उसने इसको 400 का मनसब दे दिया। 1608 से लेके और 11 के बीच में ये आदमी यहाँ रहा। बाद में एक आदमी और आया जिसका नाम है टॉम्स रो। इसने परमिशन ले ली थी, इसको परमिशन दे दी गई थी। तो ठीक याद रखना ये 2 बातें, पहला कैप्टन हॉकिंस जो परमिशन लेने में कामयाब नहीं हुआ, दूसरा टॉम्स रो जिसने परमिशन ले ली थी। और इसलिए जो ये अंग्रेज है ना, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बना ली थी साउथ इंडिया की तरफ। कोशिश तो सूरत में की थी, लेकिन सूरत में पुर्तगाली और ये अड़ गए थे, बना नहीं पाए थे। फिर साउथ में इन्होंने मसूलीपट्टनम में, जो आज आंध्र प्रदेश का इलाका है, यहाँ अपनी पहली फैक्ट्री बनाई, और फिर बाद में फैक्ट्री बनाई थी सूरत में। तो देखो अंग्रेजों की जड़ें जो जमनी स्टार्ट हुई हैं BEIC की, वो जहांगीर के शासनकाल में। ऐसा नहीं कि अंग्रेज अत्याचारी बनेंगे, अभी वो डरपोक हैं, भीगी बिल्ली हैं, परमिशन के साथ काम कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि ठीक है हमें पैसा देगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम यहाँ काम करेंगे जी और आपको टैक्स दे देंगे, तो ठीक है व्यापार कर लो। इनके तो राजपाट कहाँ, काबुल तक चलता था ना, कंधार, काबुल, अफगानिस्तान तक। तो कोई अगर व्यापारी आ रहा है, व्यापार कर रहा है, बदले में हमें पैसा दे रहा है, तो कर लो व्यापार। तो ये बुरा नहीं था, ऐसा लगता नहीं था कि कभी यहाँ बस जाएंगे। यानी अगर पूछें कि अंग्रेजों का मिशन किसके टाइम पीरियड में इंडिया में आया, तो आप टिक करेंगे जहांगीर के काल में। कब बना था ये राजा? 1605 में। किसकी डेथ के बाद? अकबर की डेथ के बाद। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में और आ गया, 1605 में जब ये राजपाट संभालने आया ना, तो अगले ही साल 1606 में इसके खुद के बेटे ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका खुद का बेटा जिसका नाम था खुसरो।
खुसरो, इसने क्यों विद्रोह किया? क्योंकि ये किस किस का बेटा है? ये एक तो जहांगीर का, और इसकी माँ जो है ना, उनका नाम है मानबाई। तुमने मान सिंह सुना था? मान सिंह याद होगा, मान सिंह आमेर के राजा का बेटा था ना मान सिंह, उन्हीं की सगी बहन थी मानबाई। तो यानी अकबर का जो बड़ा सेनापति था, उनकी सिस्टर से शादी हुई थी अकबर के बेटे की। ये एक शादी थोड़ी, तो हजारों शादियां करते, तो एक उसकी बीवी थी मानबाई। कहते हैं कि मानबाई को इसने कभी इज्जत नहीं दी, मानबाई के साथ इसका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था, और वो लगभग हमेशा रोती ही रही, मतलब उसका पूरा जीवन दुख में कट गया। ये बात बचपन से खुसरो ने फील की, और इसको लगता था कि जैसे ही मौका मिलेगा ना, मैं इस आदमी को मार दूंगा। किसको? जहांगीर को। और नहीं तो मैं इसको कम से कम राजा तो बनने नहीं दूंगा, और बन गया तो मैं इसके खिलाफ विद्रोह करूंगा। यानी अपनी माँ की बेइज्जती बचपन से देखते देखते बच्चा बड़ा हुआ, और इसके मन में एक नेगेटिव भावना थी कि मेरे दादा बहुत अच्छे थे। भाई अकबर ने तो मान सिंह को पूरा मान दिया, उसको मेन सेनापति बनाया, और हल्दी घाटी में लड़ने के लिए उसी के हाथ में सारा तामझाम सौंपा, लेकिन उनके बेटे ने इस हिंदू महिला की इंपॉर्टेंस कभी नहीं समझी, और जहांगीर ने इंपॉर्टेंस दी किसको? अपनी पत्नी नूरजहां को, जो कि एक विधवा महिला थी, शेर अफगान की। तो शेर अफगान की उस विधवा महिला के प्रति इसके मन में ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था, और मानबाई को जगह जगह बेइज्जत किया गया। मतलब खुद लगने लगा बच्चे को कि यार मेरी माँ की जो जगह थी वो मिली नहीं, क्योंकि मेरा जो माँ का परिवार था वो भी तो राजाओं का ही था। तो वो बचपन से घर करते 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 फाइनली जाके रिजल्ट दिखा 1606 में, जब इसके बेटे ने इसके राजा बनते, किसके राजा बनते ही? जहांगीर के राजा बनते ही इसने विद्रोह कर दिया। और ये विद्रोह हुआ पंजाब में, जालंधर जगह पड़ती है ना, जालंधर, इसके पास विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में ये अकेला नहीं था, इसका साथ दिया सिखों के 5वें गुरु ने। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु औरंगजेब, ये सॉरी, गुरु अर्जुन देव। बहुत बड़े गुरु हैं ये भी, 5वें गुरु अर्जुन देव जी, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, तो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी, ये भी इसके साथ थे, क्योंकि इसने उनको बताया कि जी ऐसे ऐसे मेरी माँ को जो है इन लोगों ने बहुत शोषण किया, और मेरी माँ को वो जगह नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। तो गुरु अर्जुन देव ने कहा ठीक है भाई, अगर ये लायक नहीं है तो ये क्यों राजा बनेगा। ये प्लान कर रहे थे कि भाई हम जो है इसको मार देंगे, मैं खुद राजा बन जाऊंगा। मेरे जो दादा थे वो भी चाहते थे कि जो है लायक बच्चा जो है वो भारत को संभाले। तो ये प्लानिंग का, अब राजाओं के तो जगह जगह ये होते थे ना गुप्तचर, ये प्लानिंग पता चल गई जहांगीर को। तो जहांगीर ने तुरंत से इनको भी पकड़ लिया और अपने बेटे को भी पकड़ लिया। इनकी पेशी हुई तो उसने कहा भाई खुसरो तो मेरी खुद की औलाद है, मैं इसका क्या करूं? तो इसके छोटे भाई को कहा तू देख इसको, यानी शाहजहां को बोला कि तू देख ले, तुझे ठीक लगता है उसको जिंदा रख लेना, ना लगता हो गड़बड़ करेगा, कल को तेरे खिलाफ आया तो बेशक मार देना। तो खुसरो क्या सारा काम धाम जो है उसके छोटे भाई के सुपुर्द कर दिया। तब भाइयों में ना चिड़ बहुत थी, वो चाहते नहीं थे कि जिंदा बचे, क्योंकि जिंदा बचेगा तो कल को पिताजी को मेरे ऊपर गुस्सा आ गया, पता चला कि इसको बाहर निकाल दिया, मुझे अंदर कर दिया। तो खुसरो जो है इसको पकड़वाकर अंधा करवा दिया गया, और कुछ साल बाद इसको अंधा करवा के इसकी हत्या भी कर दी गई, यानी इसका चैप्टर क्लोज कर दिया। इसको तो फिर भी अंधा करवा के छोड़ा, बाद में हत्या की, लेकिन गुरु अर्जुन देव को सिखों के जो 5वें गुरु हैं, 10 ही तो कुल गुरु हुए, 5वें गुरु को जहांगीर ने मरवा दिया था, इनकी हत्या करवा दी। 10 में से 2 गुरु तो इन्हीं मुगलों ने जो है उनकी लाइफ को खत्म करवाया, एक 5वें गुरु और एक 9वें गुरु को, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु अर्जुन देव जी को, इनको मरवाया है, इनकी हत्या करवाई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने मदद की थी, ऐसा पता चल गया। किसको? जहांगीर को। किसकी मदद की थी? खुसरो की। खुसरो क्यों इनके एंटी था अपने पिता के? क्योंकि उसकी मां मानबाई को वो जगह नहीं मिली जो कि एक महाराजा की बेटी को मिलनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये 1506 की घटनाएं हैं सारी। जो ये भाई था ना इसका, खुसरो को तो मरवा दिया। खुर्रम जो मैं कह रही हूँ, खुर्रम, ये खुर्रम ही जाके आगे शाहजहां बनेगा, शाहजहां बाद में आगे जाके। ठीक है, तो ये है इनकी लाइफ की कहानी। धीरे धीरे टाइम पीरियड बीतता रहा, इनकी पत्नी जो है वो बड़ी नामी गिरामी हस्ती बन गई, उनके पिताजी का मकबरा बन गया, उनकी माँ फेमस हो गई, वो खुद फेमस हो गई। फिर फाइनली जाके उसने अपने भाई की बेटी का भी रिश्ता अपने ही घर में करा दिया। अपनी जो पुराने हस्बैंड, जो इसका पहला हस्बैंड था जिसका नाम था शेर अफगान, उससे जो बेटी थी उसका रिश्ता भी अपने घर में करा दिया, यानी पूरी फैमिली सेटल हो गई नूरजहां की। और जहांगीर जो है इसने देखो अपने बड़े बेटे को पकड़वा के अंधा करवा दिया। जो इसका एक लायक बेटा इसको लगता था वही अगला बादशाह बनेगा, और उसको सारी प्रॉपर्टी बनी बनाई मिल गई। तो इसका टाइम पीरियड ठीक ठाक बीत गया, 1605 से 1627, यानी इसको 22 साल काम करने का मौका मिला। फाइनली जाके इसकी डेथ हुई, और इसका मकबरा इसकी पत्नी ने बनवाया। बेटे बनवाते हैं ना ज्यादा, इसकी पत्नी, क्योंकि इसकी पत्नी देखो बहुत चालाक और समझदार थी। इसकी पत्नी ने लाहौर में एक जगह पड़ती है शाहदरा, शाहदरा, वहां पे इसका मकबरा बनवाया। तो पूछेगा कि इसका मकबरा कहाँ है, तो लाहौर के पास शाहदरा में मकबरा है। किसने बनवाया? नूरजहां ने। किसका मकबरा है ये? जहांगीर का। तो नूरजहां जो है ना, बाद में वो तो मर गया 1627 में, नूरजहां तो नहीं मरी ना। तो नूरजहां आगे भी दखल अंदाजी ना करे, इसलिए उसके मरने के बाद, यानी जहांगीर के मरने के बाद जब शाहजहां राजा बना, तो इसने कहा आपकी ना मैं पेंशन बांध देता हूँ नूरजहां को, और आप जो है लाहौर ही चली जाइए, क्योंकि वहीं मकबरा था। तो ये फिर वहीं से मेरे ख्याल उस टाइम 2 लाख लिखते हैं कि 2 लाख की पेंशन बांधी सालाना, और 2 लाख रुपए उस महिला को मिलते रहेंगे, और फिर वो वहीं चली गई। 18 साल बाद जाके उसकी भी वहीं डेथ हो गई। तो इस तरह से जहांगीर की लाइफ का चैप्टर क्लोज हो गया। जहांगीर की लाइफ में कुछ ही चीजें हैं जो काम की हैं, पर ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक तो जैसे ही राजा बना 1606 में 5वें गुरु को इसने हत्या करवा दी, अपने बेटे को पकड़वा के अंधा करवाया, बाद में उसका भी मर्डर करवाया। इसके बाद हमने पढ़ा शेर अफगान की विधवा से इसने शादी की, नूरजहां, जिसका कि सिक्का भी चला, जिसके शाही फरमान पर साइन होते थे, जिसके पिता का नाम था एतमादुद्दौला की उपाधि प्राप्त करने वाला मिर्जा गियास बेग, जिसके टॉम में मरने के बाद पहली बार पित्रादुरा शैली का यूज हुआ, जिसकी मां ने पहली बार इत्र बनाने की विधि, गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी। फिर हमने देखा ये न्याय की जंजीर लगवाई इसने, आगरा के किले में लगी हुई थी बेल, जिसकी की जंजीर पड़ी थी यमुना नदी में, खंबा गाड़ के पत्थर का उस पे लगा रखी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने हैं। इसका मकबरा कहाँ है? लाहौर में, शाहदरा में, लाहौर के पास ही पड़ता है शाहदरा। जैसे सिकंदरा में किसका था? अकबर का। अब हमें ना ये मकबरे भी याद रखने की किसका कहाँ पर है, ये एग्जाम में आते हैं। हुमायूं का मकबरा पहला एग्जाम्पल था ग्रेट गार्डन टॉम्ब का, यानी बाग, 4 बाग जहां चारों तरफ हो और उसके बीच में टॉम्ब हो, उसका एग्जाम्पल है हुमायूं का मकबरा। उसी को कहते हैं ताजमहल का पूर्ववर्ती है, यानी ताजमहल से पहले आया है। उसको बनवाने में 2 लोगों का हाथ था, एक हाजी बेगम जिसका असली नाम था बेगा बेगम, पर क्योंकि उन्होंने हज यात्रा की थी इसलिए हाजी
बाजी बेगम के नाम से फेमस हुई और एक अकबर था। इसके बाद हमने पढ़ा अकबर ने अपना, अकबर का जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी के बिल्कुल पास, आगरा के बिल्कुल पास बनवाया गया सिकंदरा में। मैंने कल परसों बताया भी था कि आज भी वहां बाग हैं चारों तरफ और हिरण कूदते फिरते हैं। आज भी आपको वहां काला हिरण, हिरण, बारहसिंगा बिल्कुल नॉर्मल ऐसे जनता भी जा रही है घूमने और वो भी कूद रहे हैं, यानी बिल्कुल प्राकृतिक है, खरगोश भागते दिख जाएंगे। और इतने बड़े शहंशाह की बादशाहत का एग्जाम्पल कितना बड़ा है, लेकिन जब आप उसके मकबरे में जाएंगे तो आप देखेंगे एक सीलन भरा कमरा और जिसमें कि लगता भी नहीं है कि कभी इंडिया पे, जिसने इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान तक जिसका डंका बजता था उस आदमी की कब्र है वो, जहां आज वो शांत लेटे हुए हैं। तो ये था अकबर। अकबर के बाद हमने पढ़ा भी जहांगीर, जिसने कि राजपाट संभाला, जिसका मकबरा इसकी पत्नी ने कहां बनवाया, शाहदरा लाहौर में। इन सबको किताबी भाषा से भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने ये देख लिया। अब इसको एक बार बुक वाले टॉपिक से और करा देती हूँ, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। स्थापत्य कला याद रखना, न्याय की जंजीर, इसकी पत्नी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जहांगीर 1605 से 1627 तक रहा ये। 1605 में कौन एक्सपायर हुआ था, अकबर, जिसकी अंतिम लड़ाई 1601 में थी, असीरगढ़ का जो युद्ध लड़ा था उसने। क्या बता रहे हैं देखो इसके बारे में। इसके बचपन का नाम सलीम था। सलीम क्यों था ये भी तुम्हें पता है, क्योंकि अकबर ने मन्नत मांगी थी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, जिनके बाद इसका जन्म हुआ था 1 साल के अंदर, इसलिए इसका नाम शेखू बाबा भी है, क्योंकि शेख उनका नाम था और सलीम के कारण इनको बचपन में प्यार से सलीम कहा करते थे। तो बचपन का नाम सलीम था। उसने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की। उपाधियां ये लेते थे, कोई जलालुद्दीन, कोई नूरुद्दीन, सब उपाधि लेके बैठते थे। जहांगीर के जन्म पर उसका नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया। तो बचपन का नाम सलीम चिश्ती के कारण और शेखू बाबा शेख के कारण, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो खुर्रम, इसके कई बेटे थे, खुर्रम बनेगा जो अगला राजा बनेगा। खुसरो ने मेरी मां की इज्जत नहीं की तो इसका ही मर्डर करने का प्लान किया। तो जहांगीर के पुत्र खुसरो ने 1606 में, 5 में ये राजा बनाया और 1606 में विद्रोह कर दिया, जिसे जहांगीर ने पकड़वाकर अंधा करवा दिया। बाद में इसकी हत्या भी करवा दी गई थी। और किसको इसके हेल्प करने के लिए पकड़ा, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को। सिखों के 10 में से 2 गुरुओं की हत्या मुगलों ने करवाई है, एक इसने और एक औरंगजेब ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दी। अब तुम्हें यह भी याद रखना है खुसरो ने विद्रोह क्यों किया, अपनी मां मानबाई, मान सिंह की बहन थी ना मानबाई, उसका जो स्थान था वो दिया नहीं इसने, और इसने अपनी एक ही पत्नी को ज्यादा सिर पे बैठा के रखा जिसका नाम था नूरजहां। तो कहीं ना कहीं वो फील करता था बच्चा, इसलिए उसने विद्रोह किया बड़ा होके। नेक्स्ट देखो, जहांगीर ने 1611 में शेर अफगान, ये उपाधि है, असली नाम है अली कुली खान, की विधवा मेहरू निसा से विवाह किया, जो बाद में नूर जहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो जहांगीर की पत्नी का नाम नूर जहां, किसकी विधवा है वो, शेर अफगान की। 1611 में इसने शादी की। 1607 में वो इनके अकबर जो था ना इसके पिताजी, उनकी एक पत्नी थी सलीमा बेगम, उनकी भाई ये मान लीजिए दासी की तरह आ गई थी। आगे क्या बता रहे हैं, नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी चलाए, इसकी फोटो भी होती थी और इसके सिक्के भी थे। नेक्स्ट जहांगीर ने अकारिजा, ये अकारिजा वही आगा रिजा है, देखना ये कई किताबों में अकारिजा लिखा है, इसलिए मैंने आपको दोनों नाम बताए थे। ये अकारिजा ही आगा रजा लिखा हुआ है। वैसे कायदा कहता है कि ये होना चाहिए, पर कई किताबों में आकार रजा भी है, दोनों याद कर लेना। आगा रजा, जहां चित्रशाला आएगा ना, चित्रशाला, तो समझ जाओ चित्रों का शौकीन था जहांगीर। और उसने अपनी आत्मकथा में क्या लिखा कि अगर एक आदमी के शरीर के अंग अलग अलग ने बनाए तो मैं बता दूंगा नाक किसने बनाई, हाथ किसने बनाए, पैर किसने बनाए, माथा किसने बनाया। इतनी ज्यादा पकड़ थी इसकी, यानी आदमी को ड्राइंग से पहचान लेता था ये। तो इतनी बढ़िया पकड़ किसकी होगी, जिसका इंटरेस्ट होगा। तो इसलिए इसने चित्रशाला की स्थापना करवाई। पैसा सारा लगाया जहांगीर ने, लेकिन किसके अंडर बना ये काम, आगा रजा या अकार रजा। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगरा में क्यों बनवाई, क्योंकि आगरा में ही रहा करते थे ये लोग। नेक्स्ट, नूर जहां की मां, ये नूर जहां कौन है, मेहरू निसा, जो शेर अफगान की पत्नी है, अली कुली खान जिसका नाम है। नूर जहां की मां असमत बानो बेगम, इसका पूरा नाम असमत बेगम, ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। तो इसकी जो ये मल्लिकाएं भारत है, हिंदुस्तान है, इनकी मां ने इत्र बनाया था। इससे पहले इत्र नाम की चीज हमारे यहाँ यूज नहीं होती थी। नेक्स्ट देखें, नूर जहां के पिता मिर्जा गियास बेग, मिर्जा इनके नाम, मिर्जा तो बहुत सारे लोग लिख लेते हैं, तो गियास और गियास एक ही आदमी है। तो मिर्जा गियास बेग को जहांगीर ने शाही दीवान बनाया, यानी इसकी पोस्ट है ये दीवान। दीवान जो होता था ना उसका बहुत बड़ा रुतबा था। तो शाही मतलब ये मेन राजा के अंडर काम करता है। शाही दीवान बनाया। और इत्माद उद्दौला, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो पहली चीज तो ये शाही दीवान, दीवान तो ढेर थे पर ये शाही है, रॉयल यानी राजा के खानदान से जुड़ा। और इत्माद उद्दौला, इसी को कह देते हैं एतमाद उद्दौला। ई लिखें या ए लिखें बात एक ही है। इत्माद उद्दौला ही पेपर में एतमाद दौला लिख के आ जाएगा। तो ये उपाधि का नाम है। किसको दी गई है ये, नूर जहां के पिता को, जिसका नाम है मिर्जा गियास बेग। ये रहा पिता है इसके गियास बेग, इन्हीं के नाम में मिर्जा गियास बेग लिख देते हैं, ठीक है। एतमाद उद्दौला की उपाधि दी। उसका मकबरा, मकबरे में क्या किया, वो कीमती पत्थर जड़ दिए, यानी उसके अंदर खाली करके पहले उसको उस जगह से, फिर उसके अंदर बहुत कीमती पत्थर घुसा दिए। तो उसका